इन सब बातों के लिए आज हम थोड़े से कुछ राजों से पर्दा उठाएंगे, कुछ हकीकत आपके सामने रखेंगे कि मशरकी पाकिस्तान के हवाले से जितने तारीखी झूठ बोले गए हैं, अब वक्त आ गया है उन तमाम झूठों को चाक कर दिया जाए। जो 8 महीने 2.5 लाख मुक्ति बाहिनी के लोकल गुरिल्लों के खिलाफ लड़ती रही, जो कहने को मुक्ति बाहिनी के लोकल गुरिल्लास थे, जिनकी कमांड इंडियन आर्मी ऑफिसर कर रहे थे, जिनके अंदर कम से कम 30-40 हजार इंडियन कमांडोज थे। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे गलीज, नापाक और करप्ट इलेक्शन 1970 के इलेक्शन थे, खासतौर पर ईस्टर्न विंग में, कि जहां पे अरबों रुपया खर्च किया मुक्ति बाहिनी को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जो एक हुंडा फोर्स थी, दहशतगर्द फोर्स थी। फिर वो इंटरनेशनली भी फैसला किया गया मगरबी पाकिस्तान की तरफ से भी कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, हथियार डाल दिए जाए, और फिर फौजें जो थी मजबूरन उनको डिसिप्लिन के तहत अपने सरेंडर करना पड़ा। लेकिन उस जंग के जो असल वाकयात, आए अब हम आपको थोड़े रेफरेंसेस दिखाते हैं, सोर्सेज दिखाते हैं कि वहां हुआ क्या। अब आपके सामने बिल्कुल एक बात वाज़ेह है, डिप्लोमेसी के लेवल पर भी हमने बहुत बुरी मार खाई। जब ईस्ट पाकिस्तान फॉल नहीं हुआ, ढाका फॉल नहीं हुआ था, उससे 2-4 रोज पहले, 5 रोज पहले भी, और बल्कि कुछ अंदर से पहले यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में पोलैंड ने और रूस ने करारदाद पेश की कि जिसके तहत ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करके बांग्लादेश बना दिया जाए और पाकिस्तानी फौजें वहां से बाइज्जत निकाल ली जाए। लेकिन जो उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 1971 में यूएन में गए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, उन्होंने गुस्से में आके इस करारदाद को फाड़ कर फेंक दिया। और ये अजीब इत्तेफाक है, 65 की जंग में भी वही हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे और 71 की जंग में भी वही फॉरेन मिनिस्टर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। जब एक दफा पोलैंड की करारदाद फाड़ के फेंक दी गई, उसके बाद अब कोई उम्मीद और आसरा नहीं था इस बात का कि सीज फायर हो, जंग को रोक दिया जाए। और जंग जिस जगह पे है, ढाका उस वक्त तक फॉल नहीं हुआ था और इंडियन आर्मी चारों तरफ से दाखिल हो चुकी थी ईस्ट पाकिस्तान में, और उनका ख्याल यही था कि इंडियन आर्मी फिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए आके कैप्चर कर लेगी। वो फौजें जो हमारी मशरकी पाकिस्तान के तमाम महाजों पे बिखरी हुई थी, वो अभी तक अपने महाजों पे लड़ रही थी। किसी एक महाज को इंडियन आर्मी ओवररन करके ढाका की तरफ नहीं आ सकी। वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऊपर से आए और उन्होंने ढाका शहर के ऊपर फिर सरेंडर किया और कैप्चर कर लिया। आए हम आपको कुछ रेफरेंसेस देते हैं इंटरनेशनल मीडिया के, मुख्तलिफ इंडियन सोर्सेस के, जो ये बताएं कि वहां होने वाली जंग में हुआ क्या। जैसे हमने अर्ज किया कि अब उस वाकये को 40 साल हो चुके हैं। उस वक्त भी ईस्ट पाकिस्तान में हाल यह था कि 5-6 करोड़ की आबादी में से करोड़ों लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से प्यार करते थे, पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे, और ये बात डॉक्यूमेंटेड और ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जो 1.5-2 लाख दहशतगर्द मुक्ति बाहिनी के इंडियन आर्मी जिनमें शामिल हो चुकी थी, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने वो गुंडागर्दी मचाई, वो कत्लो गारत मचाया कि वो साइलेंट मेजॉरिटी बेचारी कुछ कर नहीं सके। आज भी बांग्लादेश की मेजॉरिटी पाकिस्तान से प्यार करने वाली है। पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं बांग्लादेश में, जब पाकिस्तान की टीमें जाती हैं, जब बंगाल और जब इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला पड़ता है, तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में, आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए दुआएं होती हैं। हमारे दिल बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं, हम उनसे अभी भी प्यार करते हैं। वो एक जोश और गलत फहमियां थी जिसके अंदर कत्लो गारत की कुछ लोगों ने, लेकिन ना तो मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान कभी मशरकी पाकिस्तान से नफरत करते थे, ना आज मशरकी पाकिस्तान के मुसलमान मगरबी पाकिस्तान से कोई गिला रखते हैं। उनके कुछ लोग को शिकायतें जरूर है कि बड़े जुल्म हुए, लेकिन उनको भी डिसइंफॉर्मेशन और झूठ पढ़ाया गया है, झूठ बताया गया। यह नहीं बताया गया कि इंडिया का रोल और किरदार क्या था। जैसे हमने अर्ज किया कि आज भी वहां पे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं कि जो इंडिया के स्पॉन्सर्ड, इंडिया जिनको तरबियत देता है, ट्रेन करता है, रुपया पैसा देता है, इंडियन एलिमेंट्स हैं। लेकिन भारी तादाद में वहां लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, और अब इस बात पर नादिम है कि उन्होंने 71 में जो कुछ किया, जो जुल्म उन्होंने किया, जब वो मुक्ति बाहिनी के गुरिल्ले थे, जब वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें से एक साहब जो कि इस वक्त बांग्लादेश के बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट भी हैं, आला तालीम याफ्ता शख्स भी हैं, एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन है, जो कि 1971 में एक मुक्ति बाहिनी के गुरिल्ले थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की, उस पूरी अपनी जंग आजादी में जिसे वो कहते हैं, वो शामिल रहे। लेकिन अब वो क्या लिखते हैं, आइए देखें। उनकी किताब बहुत खूबसूरत, उन्होंने किताब लिखी है रॉ इन बांग्लादेश के नाम से, यानी बांग्लादेश की किरदार में रॉ का क्या, रॉ का क्या किरदार था, इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ज़ैनुल आबिदीन अपनी किताब रॉ इन बांग्लादेश में, इसको गूगल कर लीजिए, गूगल पे भी आपको मिल जाएगी। वो ये लिखते हैं कि द एटीट्यूड ऑफ आवर इंडियन हैंडलर्स, अब इसको अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, थोड़ा तर्जुमा कर देंगे कि ये बहुत बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में बंगालियों को ये लेकर इंडिया चले गए थे, जहां पे इंडियन आर्मी ने इनको तरबियत दी, असला दिया, रुपया दिया, पैसा दिया और वापस भेजा। उस ट्रेनिंग कैंप का जिक्र करते हुए कहते हैं, द एटीट्यूड ऑफ आवर इंडियन हैंडलर्स एंड ट्रेनर्स इंडिकेटेड दैट दे ट्रीटेड अस नॉट एज फ्रेंड्स बट एज एजेंट्स। इंडियंस हमें एजेंट्स की तरह ट्रीट करते थे, दोस्तों की तरह नहीं। और देखिए, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में इतनी लूट मार की कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो वहां कुछ बचा ही नहीं था।
और वहां सारे इंटेलेक्चुअल्स मार दिए, सारे पढ़े लिखे लोगों को खत्म कर दिया, पूरे बांग्लादेश की हर चीज, कीमती चीज उठा के ले गई पाकिस्तान फौज या उसको तबाह कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा आर्मी के खिलाफ आज तक होता रहता है। आइए देखें मुक्ति बाहिनी का एक पुराना गुरीला क्या कहता है। वो कहता है, द रियल फेस ऑफ द इंडियन आर्मी ले बेयर आफ्टर द सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस। जो असल नापाक चेहरा था इंडियन आर्मी का, वो सामने आ गया जब पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए। When I saw large scale loot and plunder by the Indian Army personnel, जब मैंने ये देखा कि पूरे इलाके में, पूरे शहरों में लूट मार का बाजार गर्म कर दिया भारतीय फौजियों ने। The soldiers swooped on everything they found and carried away to India. हर चीज जो उनके हाथ लगी वो उसको उठा के इंडिया ले गए। Curfew was imposed on our towns, industrial bases, ports, cantonments, commercial centers, even residential areas to make the looting easier. हमारे तमाम शहरों में, cantonments में, इलाकों में, रेलवे स्टेशन पे कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि हिंदुओं को, इंडियंस को लूट मार में आसानी रहे। They lifted everything from ceiling fans to military equipment, utensils to water taps. उन्होंने हर चीज उठा के ले गए, जिसमें छतों के पंखे भी, फौजी साजो सामान भी, बर्तन भी, हत्ता के पानी के नलके भी उतार के ले गए। Thousands of army vehicles were used to carry looted goods to India. हजारों गाड़ियों को इस्तेमाल किया गया कि ये लूटा हुआ सामान इंडिया पहुंचाया जाए। चलिए ये मानना नामुमकिन है कि ये सारी लूटमार इंडियन हुकूमत की मर्जी के बगैर हो रही थी। जरा गौर से सुनिएगा ख्वातीन और हज़रात, ये एक मुक्ति बानी का गुरीला अपनी किताब में लिख रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब उसकी आंखों से पर्दे हटे, उस वक्त जब इंडियन आर्मी का असल नापाक चेहरा मशरकी पाकिस्तान में नजर आया, कि जब उन्होंने पूरे मशरकी पाकिस्तान की छतों के पंखे तक उतार लिए, नलकों के टैप तक उतार के ले गए, कि ये मगरबी पाकिस्तान के, मशरकी पाकिस्तान के जो आने वाला वक्त है उनका गुलाम बनकर रहे।